नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं और दरअसल हकीकत क्या है। नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबारों का बंडल मेरे हाथ में है। किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, अखबारों की सुर्खियां क्या हैं, इन अखबारों की सुर्खियों के पीछे अगर कोई जानकारी मेरे पास होती है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। रिसर्च के जरिए अगर मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी जुटाता हूं वो भी शेयर करता हूं। और इसके अलावा कभी कभी खबरों पर मेरे मन की बात, जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो एक पत्रकार के नाते मैं भी मन की बात करता हूं उन खबरों के विश्लेषण के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कई तरह की खबरें हैं आज, उन खबरों पर बात करूंगा। चीन को लेकर, रिया को लेकर, हालांकि रिया को लेकर दिन रात अगर दर्जनों चैनल, 50 रिपोर्टर और दर्जनों एंकर्स दिन रात बात कर रहे हैं, 2.5 महीने से मुहिम चला रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन रात हेवी डोज से आप एकदम, आपका पेट और मन दोनों भर जाता होगा, आपकी आत्मा भी तृप्त हो रही होगी रिया की खबरों से। कई चैनलों के एंकर मुंह नोचबा की तरह जिस ढंग से मुंह नोचते हैं गेस्ट का, अतिथियों का, और रिया के मुद्दे पर इस तरह से इस कदर पीछे पड़े हैं कि जब तक रिया जेल नहीं जाएगी, जब तक रिया देश के बड़े ड्रग माफिया के हिस्सेदार के तौर पर उसकी पहचान नहीं बनेगी, तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। कातिल तो घोषित हो चुकी है। तो इन सब खबरों पर और क्या है बात करने से पहले, और मैंने पहले कहा रिया पर मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, उसके लिए आपको चैनल देखना होगा। लेकिन जो बात आज शुरुआत जिस खबर से मैं करना चाहता हूं दोस्तों, वो खबर है बीजेपी के एक बड़े नेता, बीजेपी के एक बड़े नेता का लद्दाख दौरा। लद्दाख में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक जवान की शहादत के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मौजूदगी के बाद उनकी तरफ से ट्विटर पर दी गई जानकारी और संदेश, उस संदेश के साथ उस बड़े नेता की तरफ से 4 तस्वीरों का साझा किया जाना, और उसके बाद 1 घंटे के भीतर उस बड़े नेता की तरफ से उस ट्वीट को डिलीट किया जाना। आखिर क्या वजह है? उस बड़े नेता का नाम है राम माधव। ट्विटर पर उनकी तरफ से जो 4 तस्वीरें साझा की गई, वो चारों तस्वीरें मैंने लगा दी है। 1, 2, 3, 4 ये चारों तस्वीरें राम माधव ने अपने ट्वीट के साथ कल साझा की। उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा ये आप देख पा रहे हैं। मौका क्या था? मौका ये था कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक जवान, उनकी शहादत हुई थी, लैंडमाइन की चपेट में आकर उनकी शहादत हुई। उसके बाद पूरे सम्मान के साथ सेना ने उनका अंतिम संस्कार किया। पहली बार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सेना ने एक्नॉलेज किया और इस तरह से सम्मान हुआ। पूरे देश ने उनकी तस्वीरें, उनका वीडियो वायरल हुआ और देखा। लेकिन सवाल वो नहीं है, और सवाल ये है कि अगर बीजेपी के इतने बड़े नेता राम माधव जो वहां मौजूद थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए, ट्वीट किया, तो 1 घंटे के भीतर उस ट्वीट को डिलीट क्यों किया? इसी पर बात करेंगे, इससे जुड़ी खबर, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है और इसके पीछे क्या रणनीति है भारत की, और राम माधव की मजबूरी क्या हो गई, समझने की कोशिश करते हैं। हेडलाइन है पहली, जहां से शुरू करता हूं। कई अखबारों में खबर छपी है, लेकिन बाकी जगह खबरें सिर्फ ये छपी है कि कैसे शहादत को सम्मान दिया गया, कैसे अंतिम संस्कार हुआ, कैसे तिब्बत के झंडे के साथ भारतीय तिरंगे में लपेटकर उस शहीद को सम्मानित किया गया या अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन सवाल राम माधव के ट्वीट और उनके डिलीट करने का है, और उसके पीछे वजह का है। द टेलीग्राफ की हेडलाइन है, शुरू यहीं से करते हैं, बाकी खबरों पर आते हैं, और खबरें कई हैं, मैं आपको बता चुका हूं। ही गोज, ही ट्वीट्स, ही डिलीट्स, ये द टेलीग्राफ की हेडलाइन है। इसको अगर हिंदी में समझे, वो गए, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने डिलीट किया। ये 3 मतलब है इनके ट्वीट का। जैसे पुराना फ्रेज है, पुरानी कहावत है, वहीं से इंस्पायर है ये हेडलाइन। वो गए, उन्होंने देखा और उन्होंने जीता। लेकिन चलिए अभी फिलहाल इस मुद्दे पर रहते हैं। जो राम माधव ने ट्वीट किया और डिलीट किया,
इस खबर में क्या है, द टेलीग्राफ ने जो लिखा है, तिब्बती जवान जो भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान थे, उनकी शहादत के बाद सोमवार को उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मैं टेलीग्राफ की खबर के हवाले से पढ़ रहा हूं फिलहाल। और अंतिम संस्कार के मौके पर राम माधव ने इसमें हिस्सा लिया, 3-4 तस्वीरें साझा की, लेकिन 1 घंटे के भीतर उन्होंने वो तस्वीरें डिलीट की। ट्विटर पर जो दिख रहा है टाइमलाइन, उसके मुताबिक 9:21 पर राम माधव ने ये तस्वीरें ट्वीट की थी। जो ये शहीद हुए जवान, उनका नाम था तेंजिंग, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान थे। 29-30 अगस्त की रात ईस्टर्न लद्दाख में एक लैंडमाइन फटने से उनकी मौत हुई। इस फोर्स का गठन, अब वहीं आते हैं कि वजह क्या है, क्या वजह रही कि उस समय तो राम माधव ने ट्वीट किया, लेकिन क्या वजह रही कि उन्होंने डिलीट किया। अगर टेलीग्राफ की माने, टेलीग्राफ की खबर के हिसाब से देखें तो आकलन है कि पहले तो ट्वीट किया, लेकिन क्या मोदी सरकार के भीतर किसी तरह की ये चिंता या ये वजह थी कि चीन को संदेश देना भी चाहती है सरकार। तिब्बत के लोगों को जिस ढंग से तिब्बत के लोगों को लेकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है भारत में 1962 के बाद से, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसको एक्नॉलेज कभी नहीं किया गया। ये रॉ के अधीन काम करता है और भारतीय सेना के साथ ऐसे मौक़ों पर, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए ऐसे वक्त पर कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम करता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर न तो भारत सरकार, न विदेश मंत्रालय, न रक्षा मंत्रालय, न मिलिट्री इनके प्रेजेंस या इनके एग्जिस्टेंस को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते। 3500 जवान इसमें। अब सवाल ये उठता है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सार्वजनिक तौर पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के किसी जवान की शहादत को यह सम्मान दिया गया। भारत माता की जय के नारे लगे, तिब्बती झंडा वहां लहरा रहा था। और ये चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है अगर चीन इस तरह की चीज़ों को देखता है, क्योंकि तिब्बत का नाम सुनते ही चीन बौखलाता है। और तिब्बत को भारत जिस ढंग से तिब्बतियों को प्रश्रय देता रहा है, भारत तिब्बत को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और ख़ासतौर से इस फ्रंटियर फोर्स में तो तिब्बती ही भर्ती होते रहे। बाद में अलग अलग हिस्सों के जो पहाड़ी इलाके हैं उसके जवान भी शामिल हुए, लेकिन शुरुआत में, और इसके पीछे एक मकसद था 1962 की लड़ाई के बाद। तो सवाल उठता है, राम माधव ने ट्वीट डिलीट क्यों किया? टेलीग्राफ ने आगे खबर लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है, थोड़े विस्तार से जानकारी है उसमें, एक इस फोर्स के बारे में भी बताया कि इस फोर्स का गठन 1962 में हुआ था। पहली बार इस फोर्स की शहादत को, फोर्स के जवान की शहादत को इस तरह से सार्वजनिक सम्मान दिया गया। अब तक ऐसा नहीं हुआ, जो मैं बता चुका हूँ वही खबर है इसमें। और उसके बाद वही सवाल उठाए गए कि आखिर राम माधव ने क्यों डिलीट किया। एमए, सेना या सरकार की तरफ से कोई संकेत या जानकारी इसके बारे में, जो घटना हुई या शहादत हुई उसके बारे में नहीं दी गई। पहली बार इस तरह से अंतिम संस्कार में जाने का मकसद क्या था, और उसके बाद जानकारी है जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स होता है, रॉ का हिस्सा है, आर्मी के साथ इसकी तैनाती होती है, मिलिट्री ऑपरेशन के तहत काम करती है, और ये सब खुले तौर पर पहली बार इस फोर्स को इस तरह से एक्नॉलेज किया गया। वही टेलीग्राफ ने लिखा है। अब यही सवाल है, कई लोगों ने कल सवाल उठाए। स्वाति चतुर्वेदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि आखिर राम माधव ने, अगर राम माधव गए और राम माधव ने वहाँ पे अगर इन जवानों को, इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो क्या ऐसा हुआ? वाई डिड राम माधव डिलीट हिज ट्वीट? द पीएमओ गवर्नमेंट सीम्स टू हैव जीरो पॉलिसी अबाउट डीलिंग विद चाइना। तो क्या पहले ट्वीट किया, फिर लगा चीन नाराज हो सकता है इसलिए डिलीट किया? या राम माधव ने ट्वीट किया, सरकार और एमए या जो रक्षा मंत्रालय कोई असहज स्थिति में हुआ इसलिए डिलीट किया? इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि ये जो हुआ है, जिस ढंग से ट्वीट राम माधव ने किया और डिलीट किया, उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है पहले पन्ने पर, और इसके बाद एक तस्वीर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, और नीचे फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही लिखा है कि ही ट्वीटेड अबाउट इट बिफोर डिलीटिंग द पोस्ट। और उसके बाद अंदर 14 नंबर पेज पर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है। अब सवाल यही है कि क्या भारत सरकार की चीन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है? क्या आप डरते हैं? क्या परहेज करते हैं? या चीन की नाराज़गी का डर है? और अगर चीन की नाराज़गी का डर था तो फिर इतना हौसला कैसे आ गया कि आपने ट्वीट कर दिया? और ट्वीट कर दिया तो बीजेपी के इतने बड़े नेता, जो पार्टी के महासचिव हैं और ताकतवर नेताओं में से एक है राम माधव,
2 दिन से लद्दाख में थे वो, और उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, कोई वजह नहीं बताई। यही टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अंदर छापा है, राम माधव अटेंड्स एसएसएफ सोल्जर्स फ्यूनरल, और उसके बाद नीचे छापा है बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ट्वीट्स अबाउट इट, डिलीट्स इट लेटर। यही इसमें भी लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसके बाद कुछ अखबारों में इस फोर्स के बारे में खबर है, जिसमें नवभारत टाइम्स में भी है। तिरंगे के साथ तिब्बत का झंडा, शहीद की अंतिम विदाई से चीन को इशारा। इसमें नवभारत टाइम्स में यही कहने की कोशिश की गई है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर अब तक इस सीक्रेट फोर्स की बात नहीं की थी, लेकिन सोमवार को इस सीक्रेट फोर्स के शहीद कमांडो नेइमा तेंजिंग को अंतिम विदाई देने के लिए राम माधव भी पहुंचे थे, और चीन की कमज़ोर नब्ज को भारत ने दबाना शुरू कर दिया है। भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से बनी सीक्रेट फोर्स, जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता थी या खुलकर बात नहीं हुई, पता तो थी, खुलकर बात नहीं हुई। अब यही फोर्स चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। और इसमें जानकारी है कि कैसे जब ये फोर्स बनी तो इसका नाम एस्टेब्लिशमेंट 22 था, बाद में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किया गया। ये फोर्स सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करती, चूँकि रॉ के अधीन ये फोर्स काम करती है। और उसके बाद चीन की दुखती रग है तिब्बत, और इस तरह से कुछ जानकारी है। बारूदी सुरंग फटने से उनकी मौत हुई, और ये सब जानकारी है। यही जागरण और बाकी अखबारों ने भी इस फोर्स के बारे में लिखा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बार बार बात तो आती है कि इस फोर्स के बारे में लिखा, ये फोर्स है, तो फिर इस फोर्स के शहीद को अगर श्रद्धांजलि देने या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने राम माधव जैसे ताकतवर बीजेपी के नेता पहुंचे, और ये जागरण में भी वही खबर है, तिब्बती कमांडो के अंतिम संस्कार में राम माधव, चीन को संदेश। तो चीन को संदेश देने अगर राम माधव पहुंचे और संदेश दे दिया, ट्वीट कर दिया, 4 फोटो ट्विटर पर डाल दिया, फिर डिलीट कैसे कर दिया? ये संदेश तो उल्टा हो गया। आप पहुंचे संदेश देने कि देखिए तिब्बती शरणार्थियों को लेकर हमने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनाया और एक्नॉलेज किया, और वो हमारी सेना के साथ लद्दाख में तैनात है। अगर आप ये संदेश देना चाहते थे, जो सार्वजनिक तौर पर भारत सरकार के किसी भी अंग ने आज तक नहीं दिया 1962 से आज तक, तो फिर आज आप देने गए, आपने ट्वीट किया, फिर ट्वीट डिलीट क्यों किया? ये सवाल राम माधव से और बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, और इसका जवाब देना चाहिए। और इसी में फिर भी इसमें भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की शुरुआत कब हुई, और तिब्बत के लोगों को ही शामिल किया जाता था, जो निर्वासित तिब्बत हैं, जो दलाई लामा के साथ भारत आ गए थे, जो धर्मशाला और बाकी इलाकों में देश के हिस्सों में रहते हैं। बाद में इसमें लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के नागरिकों को शामिल किया गया। पर्वतीय इलाकों में युद्धक गतिविधियों में रहती है, ये सब इसमें जानकारी है। और जो नेइमा तेंजिंग थे उनके बारे में भी है कि 58 साल से भारत में रहने वाले निर्वासित शख्स थे, और 30-35 साल से इस फोर्स के हिस्से थे, और उसके बाद उनकी शहादत हुई। तो ये खबर सभी अखबारों में है, लेकिन टेलीग्राफ ने अपने अंदाज में छापा है, जो आप देख चुके। उसके बाद चीन को लेकर जो खबर है कि चीन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली हेडलाइन है कि भारत पर चीन ने कैसे आरोप लगाया है। पीएलए ने कहा है कि चीन ने घुसपैठ की, या चीन ने एलएसी क्रॉस किया और उसके बाद गोलियां चलाई, और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पीएलए ने की। तो पीएलए जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चीनी सेना, वो घूम फिरकर आखिरकार भारत पर ही आरोप लगा रही है। और उसके बाद इस बीच खबर ये है, और ये खबर कई अखबारों में है, मोटे तौर पर चीन की खबर मैं एक बार बता दूं। और उसके बाद इस बीच जानकारी और खबर ये है, कल भी मैंने बताया था, कि जिसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं से प्रधानमंत्री संवाद कर सकते हैं। अगर विपक्ष के नेताओं से संवाद करेंगे तो संवाद तो उन्होंने जून में भी किया था, तीसरे हफ्ते में। जिस संवाद में क्या कहा था आपको पता होगा, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा है, ना कोई कब्जा हुआ है। अब अगर संवाद करेंगे, 14 तारीख से संसद का सत्र है, तो उम्मीद यही है कि इस बार प्रधानमंत्री सच और वहाँ की स्थिति बताएंगे, जो दरअसल वहाँ के हालात हैं। वैसी कोई बात नहीं बताएंगे जिसका सच से कोई रिश्ता ना हो। ये खबर जो चीन को लेकर है अमर उजाला में, और बाकी खबरों पर आता हूँ। चीन की नई हिमाकत, अरुणाचल प्रदेश को बताया तिब्बत का हिस्सा। यही चीन ने किया है, पहले घुसपैठ, अतिक्रमण, उसके बाद इस तरह की धौंस और इस तरह के बयान। पीएलए, आपको पता होगा कि अरुणाचल के इलाके में 5 भारतीय नागरिक लापता हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि चीनी सेना ने उन्हें कब्जे में किया या अगवा किया। तो उसके बारे में भारतीय सेना ने पीएलए से पूछा, क्या हमारे 5 नागरिक हिरासत में? तो चीनी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया, हमने कभी अरुणाचल को मान्यता नहीं दी है। तो ये चीन
की पुरानी रणनीति है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सवाल उठता है हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। इसी में खबर है भारत चीन के विदेश मंत्री 10 तारीख को मिलेंगे। जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचेंगे और शंघाई सहयोग संगठन जो है SCO उसकी मीटिंग होगी, उसमें हो सकता है अलग से उनकी मुलाकात हो, विदेश मंत्री चीनी विदेश मंत्री से बातचीत हो। तो इस तरह की खबर कई अखबारों में चीन को लेकर है और भास्कर में भी है। उसके बाद मैं आता हूं जो असली चीज़ ये है वो कि प्रधानमंत्री अब क्या भरोसे में लेंगे विपक्ष को, असली सवाल वहां है। भास्कर की खबर है दादागिरी पर उतरा चीन, अरुणाचल को बताया अपना हिस्सा, 5 भारतीय बंधकों पर खामोश। ये चीन बार बार करता है, दशकों से करता रहा है, फिर कर रहा है। और कल भी मैंने बताया था कि बार बार बीजेपी के नेता ये आड़ न लें कि ये चीन समझे कि ये मोदी का भारत है, 62 का और नेहरू का भारत नहीं है। अच्छी तरह से चीन जानता है, इस पर कल वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। और उसके बाद चीन के बारे में खबर है, हिलटॉप पर कब्जे की चीनी सेना की कोशिश को हमारी सेना ने नाकाम किया था। उसके बाद कैसे चीन बौखलाया हुआ है और दुनिया भर की बाकी खबरें चीन को लेकर है। जागरण में बता चुका, एक जागरण में भी है वही खबर कि कैसे ये जो घटना हुई है, गोलीबारी हुई है और चीन ने उल्टे भारत पर आरोप लगाया है। तो उसमें है कि पहली बार 45 साल के बाद ये गोली चली है। LAC पर 45 साल बाद गोली चली, बौखलाया चीन ने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग की, अतिक्रमण की कोशिश का आरोप मढ़ा। और इसमें वही है, चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के हवाले से पूरी घटना का दोष भारत पर मढ़ दिया है। कहा है कि भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। ये खबर मोटे तौर पर कई अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर अलग अलग अखबारों में मैं आपको बता चुका। अब सवाल उठता है जो बाकी खबरें हैं उस पर मैं आता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ फिर से बाकी खबरों पर आने से पहले कि प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि देश को भी भरोसे में लीजिए, विपक्ष को भी भरोसे में लीजिए और इस बार विपक्ष को वहाँ की हकीकत बताइए कि हो क्या रहा है, ताकि पता चले कि सरकार विपक्ष को भरोसे में लेकर और तब चीन से मुकाबला करना चाहती है, वही स्थिति बेहतर होगी। प्रधानमंत्री जी, कोरोना को लेकर कई अखबारों में खबरें हैं, लेकिन एक खबर जो मैं बात करना चाहता हूँ कोरोना से पहले थोड़ा, जो एक खबर आई है अमर उजाला में और इंडियन एक्सप्रेस में, उस खबर के पहलू पर अभी समझना पड़ेगा। उस खबर में चूंकि पुलिस ने उसका खंडन किया है, अमर उजाला में एक खबर छपी है और कल भी हमें पता चला था कि एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या की गई और उस टैक्सी ड्राइवर के परिवार का आरोप है कि उसने जय श्री राम बोलने से इनकार किया, बुलंदशहर से लौट रहा था और उसके बाद गुरुग्राम से वो चला था, सवारी छोड़ने बुलंदशहर गया था, लौट रहा था कैब चालक। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में उसकी हत्या हुई, बदमाश ज़बरदस्ती कार में बैठ गए और टोल प्लाजा के पास एक फुटेज भी मिला है। बेटे ने कहा है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हुई जय श्री राम बुलवाने की आवाज़। ये जो बेटे का आरोप है और जो पूरी कहानी है स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे। और परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया, लूट और हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि इसमें जय श्री राम बुलवाने का कोई मामला नहीं है, जबकि परिजनों का आरोप है कि रिकॉर्डिंग में बातचीत के अलावा जय श्री राम बोलने के लिए कहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दरअसल हुआ ये था कि उस कैब ड्राइवर ने करीब रात 12 बजे गश्त के दौरान आफ्ताब की कार GT रोड के पास एक जगह मिली लावारिस स्थिति में, उसमें बुरी तरह से वो घायल थे, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में उन्हें मृत घोषित किया गया। कहानी ये है कि गुरुग्राम से बुलंदशहर सवारी छोड़ने गए थे, लौट रहे थे, ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में आसपास कहीं बदमाश उनकी गाड़ी में सवार हुए होंगे उनके सवारी के तौर पर। रास्ते में क्या हुआ इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने अपने घर वालों को फ़ोन किया और उसके बाद उस बातचीत के बाद उन्होंने अपना फ़ोन शायद ऑन रखा। उसी फ़ोन में उस बातचीत की रिकॉर्डिंग है जो टैक्सी के भीतर हो रही थी। अब इसके बाद जांच के बाद पता चलेगा कि दरअसल पूरा मामला क्या है, लेकिन अगर इसमें वो मामला है जो परिवार कह रहा है तो ज़रूर चिंता करने की बात है। और ऐसी घटनाएँ इस देश में हुई, अभी जयपुर में हुई थी जिसका वीडियो मैंने अभी बनाया था, मेरे ख्याल से 2-3 सप्ताह पहले की बात है, और देश में अलग अलग जगहों पर हुई है। लेकिन इस मामले में अभी जांच से पता चलेगा। पुलिस खंडन कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस और बाकी कई अखबारों में ये खबर, हिंदू से लेकर कई अखबारों में ये खबर है। इंडियन एक्सप्रेस में भी वही है, कैब ड्राइवर किल्ड, सन सेज टोल्ड टू चैंट जय श्री राम बाय एक्यूज्ड, और ये खबर उसी में है, उस ड्राइवर की तस्वीर छपी है। ये कई अखबारों में खबर है। कोरोना को लेकर
अब जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। कुछ अखबारों में खबरें हैं और आपको पता होगी कि हम सब लोग जितना निश्चिंत और लापरवाह हो रहे हैं उसका खामियाजा देश भुगतेगा अगर हम सब लोग सचेत नहीं हुए। सरकार, सिस्टम, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं वो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सतर्कता और सजगता हम लोगों को भी करने की ज़रूरत है। अब ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक्सप्रेस में भी है, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस के साथ चलता हूँ और ये समझने की ज़रूरत है कि अब बहुत बुरे दौर की तरफ हम बढ़ने वाले हैं अगर इसी तरह से टेस्ट होता रहा और ये खबरें जो आ रही हैं अगर इसी तरह से कोरोना का विस्तार होता रहा। ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर छापा है, इंडियाज़ वीकेंड टैली हायर देन यूएस एंड ब्राज़ील पुट टुगेदर। और उसके बाद ये आंकड़ा एक ग्राफिक छापा है कि कैसे भारत में जो जितनी बड़ी तादाद में जो 94,000 एक दिन में रविवार को भारत में नए मरीज मिले, यूएस और ब्राज़ील को जोड़ दें तो उनसे ज़्यादा मरीज अकेले भारत में मिले, 94,107। और ये बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करता है, इसको अब समझने की ज़रूरत है। और देश, मीडिया और आप सब लोग दिन रात रिया की खबरें और जस्टिस फॉर सुशांत के नारे जो बीजेपी चुनावी फायदे के लिए लगा रही है बिहार में, जबकि केंद्र की 3 एजेंसियां ही जांच कर रही हैं, उसमें न उलझें। बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने, सवाल करने और सरकार की तरफ से एक्शन में मोड में रहने के लिए दबाव बनाए रखने की ज़रूरत है। इसमें कोरोना में खबर है, भारत में कोरोना की वीकेंड टैली जो मैंने बताया, दुनिया भर में जितने केस रविवार को मिले उसका 40% अकेले भारत में मिला है। टेस्टिंग कम होने की वजह से सोमवार को नए केस कम हुए, लेकिन एक दिन में मरने वालों की तादाद अधिकतम 1125 हुई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। एक्सप्रेस में भी पहले पन्ने पर कोरोना को लीड बनाया है कि केसेज कैसे बढ़े, और ये 3 राज्य 17 जिले इसमें केसेज सबसे अधिक बढ़े हैं और वो राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा। और उन 3 राज्यों के 17 जिलों में कोविड नए केसेज का बहुत विस्तार हो रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और जाहिर है इसमें चिंता भी है कि कैसे इस पर काबू पाया जाए, क्योंकि अगर आप ग्रामीण इलाकों में और छोटे छोटे सुदूर इलाकों में अगर ये कोरोना फैल रहा है तो आने वाले समय में इस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगी। अमर उजाला के पहले पन्ने पर 2-3 खबरें हैं और मैं कहूँगा कि पहले पन्ने की खबर अगर बात करने लायक है तो आज मुझे अमर उजाला में दी। ख्याल है कि पहला पन्ना आज की तारीख में कहना मुश्किल है कि ये पहला पन्ना है कि ये पहला पन्ना है, लेकिन चलिए अंदर के पहले पन्ने पर आते हैं, जिसमें एक तो चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग में। सब अखबार में खबर है, वीडियोकॉन और ICICI बैंक के घोटाले का मामला है। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था, एक खबर है अमर उजाला में, ये टॉप पर है। अब ये देखिए, ये थोड़ी हैरान करने वाली खबर है। जो बीजेपी के विधायक थे, दबंग विधायक थे क्या, मतलब बीजेपी ने उन्हें निकाल दिया पार्टी से जब उनके खिलाफ मुहिम चली और CBI जांच से लेकर और हर तरफ से जब वो फंस गए, तब जब दबोचा गया उन्हें हर तरफ से, तब कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में अमर उजाला की ये खबर थोड़ी अलग है। अब इस खबर में क्या है कि सेंगर के मामले में तत्कालीन DM और 2 SP को CBI ने माना दोषी। अदिति हापुड़ के अभी DM है, ये तस्वीर अदिति की आप देख पा रहे हैं। नेहा IB में अभी तैनात है, 2009 बैच की IPS अफसर हैं, IB में प्रतिनियुक्ति पर है। पुष्पांजलि हाल ही में DIG बनी है, 2006 बैच की IPS अफसर है, मणिपुर काडर के IPS है। अब इन तीनों महिला अधिकारियों की भूमिका को CBI ने संदिग्ध माना, ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला के साथ रेप की घटना, एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले बड़े नेता कुलदीप सिंह सेंगर जैसे विधायक का उसमें शामिल होना, उस पर आरोप, देश भर में माहौल, और उसके बाद 3 महिला अधिकारियों की तरफ से उस मामले में लापरवाही और CBI की तरफ से उन 3 महिला अधिकारियों को दोषी माना जाना, ये मुझे लगता है हैरान करने वाली खबर है। और इसमें खबर यह है कि उन्नाव दुष्कर्म मामले में 3 महिला अफसरों को CBI ने लापरवाही का दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। इसमें उन्नाव की DM रही IAS अफसर अदिति सिंह है, SP रही 2 IPS अधिकारी नेहा पांडे और पुष्पांजलि हैं। तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उन्नाव दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को भाजपा विधायक रहे कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पुलिस से मिली भगत का भी खुलासा हुआ था। इसी में कहा गया है
कि डीएमएसपी ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की। दुष्कर्म पीड़िता ने विधायक सेंगर के खिलाफ माखी थाने से लेकर डीएमएसपी तक शिकायत की, लेकिन न केस दर्ज हुआ न कार्रवाई हुई। बाद में विधायक के लोगों ने पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी थी। बहुत चर्चित कहानी है, इस पर बहुत बार वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। जब मैं TV9 में था उस समय भी जब सीबीआई जांच की बात हुई, जब फैसले की बात हुई, हर मौके पर मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाया। लेकिन ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि 3 महिला अधिकारी जो उन्नाव की डीएम रही IAS अफसर अदिति सिंह, एसपी रही 2 IPS अफसर नेहा पांडे और पुष्पांजलि, इन 3 महिला अधिकारियों पर आरोप लगे हैं जिन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर मामले में लापरवाही बरती या मिलीभगत थी या पीड़िता ने शिकायत की तो न केस दर्ज हुआ न कार्रवाई हुई। तो ये बड़ी बात है। अब सीबीआई की सिफारिश के बाद देखना है कि क्या इन 3 महिला अधिकारियों के खिलाफ, वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जिसमें 1 IAS है, 2 IPS। ये खबर है अमर उजाला में ही पहले पन्ने पर एक खबर है, मृत निकले वृद्धावस्था पेंशन के 2 लाख लाभार्थी। अब देखिए ये भी यूपी में हुआ है कि 2 लाख ऐसे वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले हैं लाभार्थी जो जिनकी मौत हो चुकी है और उनके नाम से वृद्धावस्था पेंशन लिया जा रहा था या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा था। 11,000 इसमें अपात्र मिले। आपको पता होगा कि अनामिका की खबर यूपी में कुछ दिन पहले आई थी। एक टीचर की, अनामिका के नाम के कई टीचर की, या फर्जी ढंग से कैसे अनामिकाएं या अनामिका के सर्टिफिकेट के नाम पर, जो अनामिका ओरिजिनल अनामिका अपने गाँव में थी और उनके नाम पर अलग अलग ढंग से कैसे नौकरियाँ कर रही थी कई अनामिकाएँ, या इस तरह से फर्जीवाड़े की खबर आई थी। इसमें भी वही है कि विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक 49 लाख लाभार्थियों में से 2 लाख लाभार्थी मृत पाए गए। 11,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकता था। अब इसकी जांच हो रही है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि खाते से रकम निकला या नहीं, क्योंकि जो खाते से रकम निकालेगा उसे स्वयं बैंक जाना होगा। इसलिए अभी ये पता नहीं चल रहा है क्या ATM कार्ड जारी हुआ जिससे लोगों ने निकाल लिया, नहीं निकाल लिया। लेकिन ये खबर तो है कि जो मर गए उनके नाम से 2 लाख अगर पेंशन लिए जा रहे थे, 2 लाख लाभार्थी थे जो इस दुनिया में नहीं हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है और इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत होगी, तभी ये होगी। उसके बाद बिहार में JDU को लेकर कई अखबारों में खबर है, जो जिस ढंग से चिराग पासवान लगातार बिहार में मोर्चेबंदी कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, NDA का हिस्सा होते हुए, तो उसी में खबर है अमर उजाला में। अब देखिए कितनी दिलचस्प है। JDU के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लोजपा और चिराग पासवान 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची बना रहे हैं। 143 सीट पर चिराग पासवान, BJP भी है, JDU भी है, तो जाहिर है चिराग पासवान ये कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं से ताकत मिल रही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं BJP का खेल है, ये गेम प्लान BJP का है। BJP के नेताओं से उनकी मुलाकातें, बातें हो रही है और जानबूझकर नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए, थोड़ा कॉर्नर करने के लिए, या नीतीश कुमार की सीटें कम हो जाएं, क्योंकि बिहार में अब सारा खेल ये है कि ज़्यादा सीटें कौन लड़ेगा, ज़्यादा सीटें कौन जीतेगा। और गेम प्लान कहीं हो सकता है कि नीतीश की सीटें कम हुई तो चुनाव के बाद नीतीश को किनारे किया जाए, ऐसी कोई तस्वीर बनती है क्या? चिराग उस गेम प्लान का हिस्सा हैं और तभी वो पिछली बार चिराग जितनी सीटों पर चिराग की पार्टी लड़ी थी और जीती थी, और आज सारा हिसाब किताब एक बार अगर वो करना चाहते हैं, और उसके बाद उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा है कि 143 सीटों पर उनके उम्मीदवार तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और BJP नेताओं से बातचीत में या BJP नेताओं के हवाले से चिराग पासवान की तरफ से जो खबरें आ रही है कि चिराग पासवान BJP नेताओं को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी BJP जहां चुनाव लड़ेगी वहां चिराग के कैंडिडेट नहीं होंगे, लेकिन जहां BJP नहीं होगी, जहां JDU होगी, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे, हर सीट पर चिराग पासवान अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि उनका मकसद है कि किसी ढंग से उनके उम्मीदवारों की तादाद बढ़े। उसी में ये खबर मोटे तौर पर चिराग पासवान वाली हर अखबार में खबर छपी है कि कैसे कैसे लोजपा अब तक 119 सीटों के लिए प्रत्याशियों की बात कर रही थी, अब 143 सीट पर आ गई है और उसके बाद उनके बारे में जानकारी है। तो ये खबर है। उसके बाद यूपी को लेकर आपको पता होगा कि यूपी में भीड़ के सामने पुलिस ने जिस ढंग से हालांकि वो कातिल था, लेकिन फिर भी भीड़ के हाथों इस तरह से हत्या जिस ढंग से हुई है, लिंचिंग करके मार डाला, ये कानून को अपने हाथ में लेने का सवाल है और ये पुलिस की मौजूदगी में हुआ है।
पुलिस के हाथों भीड़ ने आरोपी को छीना और सामने ही मार डाला। यूपी के कुशीनगर में घटना हुई। अब ये सवाल व्यवस्था पर ज़रूर है कि इस तरह से कैसे ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद एक अच्छी खबर है, अगर देखें तो सकारात्मक खबर है। हम बना सकेंगे आवाज़ से 6 गुना स्पीड वाली मिसाइल, और पहली मिसाइल 5 साल में मिलने का अनुमान। DRDO 5 साल में 12,000 किलोमीटर घंटे के रफ्तार से मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार कर लेगा। ये एक सकारात्मक खबर है भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और DRDO के लिए, और दुनिया में चौथा देश भारत बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक तकनीक ईजाद की है। तो सकारात्मक खबर है, इस पर खुश होना चाहिए। ये खबर है। उसके बाद फेसबुक की आर्थिक नाकेबंदी को लेकर एक खबर है, और उसके बाद एक भास्कर में खबर है। चूँकि आप बार बार कोरोना के दौर, बुरा हाल, भारत का बुरा हाल, बेरोज़गारी और अलग अलग सेक्टर की बर्बादी तबाही की बात करते हैं, तो एक खबर है भास्कर में। पहली तिमाही में 66% से ज़्यादा गिरा हैंडीक्राफ्ट निर्यात, घरेलू मांग भी नदारद। और उसके बाद किस किस सेक्टर में निर्यातकों का बुरा हाल है। 70 लाख कारीगरों के आजीविका संकट में है, उस पर एक स्टोरी है। श्रीनगर, जयपुर और नई दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुदस्सिर कुल्लू, इन लोगों ने लिखा है कि कैसे निर्यातकों और कारीगरों की हालत ख़राब है, और अलग अलग सेक्टर में, हर सेक्टर में बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट के हर सेक्टर है, हर सेक्टर में उनके निर्यात में गिरावट गिरी है, जो गिरावट 70% तक है। ये तो होना ही था। अब इसके लिए सरकार की नीतियाँ कितनी जिम्मेदार है और कोरोना कितनी जिम्मेदार है, ये भी आने वाले वक्त में इसका विश्लेषण होता रहता है। हालांकि जो मोदी समर्थक लोग हैं वो किसी भी सूरत में इसको मानने, समझने और इसका आकलन को तैयार नहीं होते। एक भास्कर में स्पेशल रिपोर्ट भी है, मैं देख रहा था कि ड्रग माफिया बोले खरीदने की हिम्मत हो तो पूरा ट्रक दे दूंगा। ये भास्कर ने एक स्टोरी की है। भास्कर टीम ने 70 जगहों से खरीदी नशे की गोलियां। राजस्थान में नशे की सबसे लंबी पड़ताल, 4 जिले, 28 दिन, और नशे के कारोबार को लेकर भास्कर के रिपोर्टर्स ने काम किया, जिसमें पता चला कि वहाँ कैसे कोरोना काल में भी नशीली दवाओं का कारोबार कैसे हो रहा है, और होम डिलीवरी करने को भी तैयार हैं। ट्रक पर आप जितना चाहो उतना माल सप्लाई को तैयार हैं, और वहाँ पुड़िया की जांच मुंबई में हो रही है और यहाँ ट्रक पर माल सप्लाई करने को तैयार हैं। जब लॉकडाउन था तब भी नशा धड़ल्ले से बिक रहा था। भास्कर ने गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और बीकानेर में 28 दिनों तक नशे की पड़ताल की, कारोबार की। ये भास्कर की खबर है। उसके बाद सेंगर वाली मैंने आपको बता दी है। उसके बाद एक और खबर है, रघुराम राजन ने आज चेतावनी दी है। वो खबर कई जगह है कि रघुराम राजन ने कैसे चेतावनी दी है आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, और हालांकि उनकी चेतावनी का इस सरकार के लिए कोई मायने नहीं है, क्योंकि वो चेतावनी तो देते रहे, और चेतावनी देते देते उन्हें रिजर्व बैंक से बाहर जाना पड़ा, और अब बाहर रहकर चेतावनी दे रहे हैं। कौन उनकी सुनेगा इस सरकार में, कम से कम। हालांकि वो बात कई बार तार्किक करते हैं, और उनके तर्कों के मुरीद दुनिया भर के अर्थशास्त्री हैं, सिर्फ मोदी सरकार और उनके समर्थक को छोड़ दें तो वही खबर हिंदुस्तान की पहली लीड है। भारत हाइपरसोनिक शक्ति वाला चौथा देश बन गया। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 2 प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भुना। ये योगी राज में राम राज्य की खबर है। टॉप में हिंदुस्तान ने छापा। ऐसी खबरों की चर्चा मैं अक्सर करता हूँ, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है, घटनाएं वैसे ही हो रही हैं। एक खबर जो आप लोगों के इंटरेस्ट की है, दैनिक हिंदुस्तान के अंदर के पन्ने में, हालांकि इस खबर को मुझे समझना पड़ेगा, अभी बहुत थोड़ा अध्ययन मैं करना चाहता हूँ। वाहन कबाड़ नीति अगले सप्ताह से लागू होगी, जिसमें अगले महीने से लागू करने की घोषणा है कि कैसे किस किस वाहन को हटाया जाएगा, और 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। लेकिन ऐसे वाहनों को चलाने के लिए प्रति वर्ष फिटनेस प्रमाण पत्र और जो रजिस्ट्रेशन है दोबारा कराना पड़ेगा, और इसको लेके कुछ जानकारियां हैं। अब इसको मुझे खुद समझना पड़ेगा। 30% सस्ते मिलेंगे वाहन, क्योंकि वाहन स्क्रैप में चले जाएंगे। जिनको उस वाहन को रिन्यू कराना होगा उनको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा। ये सब टाइप की खबरें। तो आज वीडियो थोड़ी देर से शुरू की और लंबा भी हो गया। एक्सप्रेस की भी वही खबर है, चाइना को लेकर सीरियस सिचुएशन जयशंकर कह रहे हैं। ये हर समय जयशंकर कह रहे हैं सीरियस सिचुएशन है, तो सीरियस तो है ही, गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। बट इस गंभीर सिचुएशन को, गंभीर हालात को से निपटेंगे कैसे, ये कौन बताएगा? ये तो सरकार का काम है। और सबसे ज़रूरी बात कि उसमें विपक्ष को भरोसा में लेने की बात। इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करते हैं। थोड़ा वक्त
ज़्यादा ले लिया मैंने, क्योंकि शुरुआत मैंने देर से की। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार। नमस्कार दोस्त, किस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, कौन सी ऐसी जानकारी है, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। जो अखबार का चूंकि विश्लेषण करता हूं, खास एंगल या खास पहलुओं के बारे में पता करता हूं, वो भी आपको हर रोज बताता हूं। और दरअसल हकीकत क्या है